नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। आज हम देखने वाले स्पिरुलिना के साइड इफेक्ट्स। जैसे जानते हैं आप, स्पिरुलिना एक तरह का सुपर फूड है, लेकिन उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को लेना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं लेना चाहिए स्पिरुलिना, तो यही हम जानने वाले। स्पाइरुलिना जल निकायों में उगने वाली मुक्त बहने वाली सूक्ष्म शैवाल है। यह शैवाल पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्तोत्र है, एक मिनट समृद्ध, ठीक है। और सदियों से मध्य अफ्रीका में इसका सेवन किया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या स्पिरुलिना के कोई दुष्प्रभाव भी है या नहीं है? आज हम यही जानने वाले हैं। आने वाले हफ्ते में हमारे कंपनी का 100% प्योर स्पिरुलिना आने वाला है और स्पिरुलिना को हम सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। तो ये सुपर फूड किस किस को नहीं लेना चाहिए या डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही इन लोगों को लेना चाहिए, ऐसा क्यों, ये देखने वाले, ताकि सही इंसान तक हम स्पिरुलिना पहुंचा सके। और जिनको स्पिरुलिना एडवाइजेबल नहीं है उन्होंने स्पिरुलिना नहीं लेना चाहिए। तो स्पिरुलिना का सेवन मौखिक यानी मुंह से किया जाता है, मौखिक रूप से किया जाता है और यह फ्लैक पाउडर टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध होता है। कुछ लोग इसको स्मूथीज एंड फ्रूट जूसेस के अंदर भी मिक्स करते और एक पौष्टिक जूस मार्केट में बेचते। यह स्वस्थ भोजन वास्तव में आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है यदि नियंत्रित मात्रा में इसका सेवन न किया जाए। नियंत्रित मात्रा में नहीं लेने के बाद, वैसे नहीं। व्हाट आर द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ स्पिरुलिना? स्पिरुलिना के संभावित दुष्प्रभाव क्या है या क्या हो सकते, ये देखते। तो पहला प्रभाव है फेनिलकीटोन्यूरिया, यानी जिसको PKU के नाम से जाना जाता है। फेनिलकीटोन्यूरिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें रोगों को फेनिलएलनिन यानी हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम के कमी के कारण होता है। इसके पेशेंट अमीनो एसिड को मेटाबॉलिज यानी चयापचय नहीं कर सकते। इस रोग के रोगी में देरी से विकास होता है, एनालिटिकल डिसेबिलिटी होती है, अति सक्रियता भी देख सकते हैं आप, ऐठन जैसे लक्षण भी दिखाई देते। दुर्भाग्य से स्पिरुलिना में फेनिलएलनिन का समृद्ध स्रोत होता है और स्पिरुलिना का सेवन करने से फेनिलकीटोन्यूरिया के लक्षण बढ़ जाते, इसलिए इन रोगी को ये लेना नहीं चाहिए। एक तरह का दुर्लभ बीमारी है ये, जिसमें शरीर प्रोटीन नहीं पचा पाता। प्रोटीन की मात्रा अधिक होने पर ब्रेन तक डैमेज हो सकता है। इन्हें दिन भर में सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है और सभी प्रोटीन में फेनिकेटोन्यूरिया होता है। जितने भी तरह के प्रोटीन्स आते हैं उनमें सभी में फेनिकेटोन्यूरिया होता है। इसलिए फेनिलकीटोन्यूरिया जो पेशेंट्स है उनको स्पिरुलिना नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उनके जान के साथ खिलवाड़ हो सकती है। उसके बाद होता है एटोइम्यून रोगों के लक्षण को बढ़ाता है। जिनको एटोइम्यून डिजीज की प्रॉब्लम है उन्होंने भी स्पिरुलिना से दूरी बनाए रखना चाहिए। एक एटोइम्यून बीमारी तब विकसित होती है जब प्रतिरक्षा प्रणाली आपके शरीर में स्वस्थ ऊतकों पर हमला करती है, जिसके कारण ऑर्गन डैमेज होते हैं और इन्फ्लामेशन का सामना करना पड़ता है, जिसमें गठिया, अस्थमा, पेरियोडोंटाइटिस 1 मैंने मसूड़ों की सूजन जिसको हम बोले, विटिलिगो, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोराइसिस, पार्निशियस एनीमिया यानी पार्निशियस एनीमिया की बीमारी। यह कुछ एटोइम्यून बीमारी के नाम है। स्पिरुलिना इज आफ्टर ऑल अ फॉरेन बॉडी, बाहर का ही पदार्थ है, शरीर के अंदर का तो पदार्थ नहीं है, फॉरेन बॉडी है। जब आप स्पिरुलिना का सेवन करते हो तो शरीर अत्यधिक प्रतिक्रिया करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को बढ़ाता है। यह पहले से मौजूद एटोइम्यून बीमारी के लक्षणों को बढ़ा सकता है या सर्वर इन्फ्लामेशन को जन्म दे सकता है। इसीलिए एटोइम्यून डिजीज वालों ने भी डॉक्टर के परामर्श के बगैर स्पिरुलिना को सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है ड्रग्स एक्शन पे हस्तक्षेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जिन लोगों पे इम्यूनोसप्रेशन करके एक होता है का उपचार चल रहा है, तो इन लोगों को स्पिरुलिना नहीं लेना चाहिए। अन्यथा यह दबाव के जो दवा ये लोग ले रहे उसके प्रभाव को कम कर देगा, जिसके कारण गंभीर जटिलताएं
पेशेंट में पैदा हो सकती है। इम्यूनोसप्रेशन एक ऐसी दवा है जो प्रत्यारोपित अंग को अस्वीकार करने की शरीर की क्षमता को कम करती है। यानी बात करें हमारे शरीर में अगर स्टेन डाली जाए या हमारे जो घुटने होते हैं उसको अलग से ऊपर से डाले गए, दूसरे डाले गए जो खराब होने के बाद, अगर ऐसे पेशेंट को हम दे रहे हैं स्पिरुलिना, तो उनकी जो दवाई चालू है इम्यूनोसप्रेशन, जो अंग उनके शरीर में डाला गया हुआ है बाहर से, उसको एडजस्ट करने के लिए जो दवा दे रही है उसका असर कम हो सकता है, उसका असर खत्म हो सकता है, जिसके कारण उनके जान पे भी बन सकती है। इसलिए हमको इनको भी नहीं देना चाहिए। तो ये तीन तो मेन है, ठीक है। अब रिस्क ऑफ हेवी मेटल एंड टॉक्सिसिटी, ये हमारे स्पिरुलिना में तो 100% नहीं है, ठीक है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। तीन चीजें मैंने जो आपको पहली वाली बता दिया वो तो मेन है। एक तो हाई प्रोटीन की, जिनको प्रोटीन का जिनको प्रॉब्लम होता है उनके लिए मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैंने बता दिया जिनको हम बोले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए। तीसरा मैंने बताया इम्यूनोसप्रेशन, यानी जिसके शरीर के अंदर में कोई अंग बाहर से डाला गया हुआ है उनको। अब चौथा रिस्क ऑफ हेवी मेटल टॉक्सिसिटी, हमारे इसमें ये रिस्क नहीं है, इसलिए हमको इसमें यानी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस पॉइंट से। तो भी आपको बताता हूं, स्पिरुलिना की कुछ किस्में जो अनियंत्रित तरीके से उत्पन्न होती है उनमें अक्सर भारी धातु जैसे पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, लेड से प्रभावित होते या अतिक्रमित होते। ऐसे अविश्वसनीय स्रोतों से यानी आने वाले स्पिरुलिना को लंबे समय तक सेवन से आपके महत्वपूर्ण अंग जैसे किडनी और लिवर को नुकसान हो सकता है। अगर जो स्पिरुलिना अच्छा नहीं है, अगर उसको आप कंज्यूम करते तो उसके अंदर में जो हेवी टॉक्सिन्स पाए जाते या भारी टॉक्सिन्स बात करें हम लोग बात करें तो रिस्क ऑफ हेवी मेटल, भारी हेवी मेटल जो पाए जाते, उसके कारण आपके जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्षतिग्रस्त हो सकते। वयस्कों की तुलना में दूषित स्पिरुलिना से बच्चों में जटिलताओं का विकास हो सकता है, इसलिए सुनिश्चित करना जरूरी है स्पिरुलिना कहाँ से प्राप्त किया गया हुआ है या करना चाहिए। उसके बाद होता है रेनल डिसऑर्डर। किडनी वाले पेशेंट को भी हमारा भी स्पिरुलिना नहीं देना चाहिए और मार्केट का कोई भी स्पिरुलिना किडनी पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। मूत्रपिंड या गुर्दे संबंधी विकार जिसको हम कहें, हमारा शरीर अमोनिया की एक महत्वपूर्ण मात्रा का उत्पादन करता है। यह स्पिरुलिना से प्रोटीन का चयापचय करता है और यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। रक्त से इतनी बड़ी मात्रा में यूरिया को बाहर निकालने के लिए गुर्दों पर दबाव पड़ता है, तो इसके कारण गुर्दे की कार्यक्षमता कम हो जाती है और रेनल फेल्योर हो सकता है। इसके कारण कुछ लोगों में गुर्दे की फत्री, गुर्दे के अंदर जो फत्री होती है, किडनी के अंदर जो फत्री होती है उसका भी, किडनी स्टोन जिसको हम कहें, उसका भी समस्या पैदा होती है। उसके बाद छठवां पॉइंट है ट्रिगर्स एडिमा एंड बॉडी वेट फ्लक्चुएशन। ये भी जिनका स्पिरुलिना खराब है, अच्छा स्पिरुलिना नहीं है, उन्हीं में प्रॉब्लम जाता है। और मेनली किडनी जिनकी खराब है उनमें ये प्रॉब्लम जाता है। स्पिरुलिना में विटामिन, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होता है, जिसमें गुर्दे, किडनी खराब होने से रक्त प्रवाह में अनावश्यक घटकों को बाहर निकालने में असमर्थ होती है हमारी किडनी, क्योंकि स्पिरुलिना के अंदर विटामिन भी बहुत प्रमाण में, प्रोटीन भी है, खनिज भी आप जानते, जिसके कारण हमारी किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पाती, क्योंकि हमारा किडनी ऑलरेडी खराब है। स्पिरुलिना में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर खनिजों में से एक होता है आयोडीन। जहां एक और स्पिरुलिना से आयोडीन लेना अच्छा है, शरीर के लिए आयोडीन स्पिरुलिना के लेना अच्छा है, वहीं दूसरी ओर यह आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों को प्रभावित कर सकता है। यह प्रभाव हाइपरथायरॉयडिज्म वाले लोगों को अधिक स्पष्ट दिखता है। अगर आपको थायराइड है, हाइपोथायराइड है या तो और कोई टाइप का थायराइड है, जो भी थायराइड्स होते, आपको भी स्पिरुलिना से जरा दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि स्पिरुलिना के अंदर में आयोडीन ज़्यादा प्रमाण में होता है। अगर रक्त में आयोडीन के साथ अत्यधिक पोषक तत्वों का निर्माण आपके अंगों में द्रव प्रतिधारण कर लेता है तो एडिमा यानी शरीर के अंदर में एक तरह की सूजन आ जाती है और उसके अंदर में पैर में पानी, जैसा पैर में हुआ सूजन आ जाएंगे, पानी जमा हो जाएगा। आप उसको ऐसा प्रेस करोगे ना तो स्किन अंदर गड्ढे समान चले जाएंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर आएंगे, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट या अचानक वजन बढ़ना या कम होना, सुस्ती और कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकते हैं। अगर आप
आयोडीन वाला स्पिरुलिना लेते हो और आपको ऑलरेडी किडनी की समस्या है। उसके बाद 7वां होता है पाचन में परेशानी, जी मचलना। पहली बार स्पिरुलिना का सेवन करने पर पेट आपका फूल सकता है, जिसके कारण पेट में ऐंठन और मतली समान समस्या पैदा हो सकती है। जो लोग खराब स्पिरुलिना लेते हैं, दूषित स्पिरुलिना जिसके अंदर हेवी मेटल्स है ऑलरेडी, उसके उन किस्मों के कारण एक्यूट डिहाइड्रेशन की समस्या या इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। इसलिए बहुत से लोगों को स्पिरुलिना लेने के बाद में तकलीफ होती है, जिसका मेन कारण होता है जो मार्केट का स्पिरुलिना वो ले रहे वो ऑलरेडी दूषित होता है। हेवी टॉक्सिन्स जो बोले हम, हेवी मेटल्स है, हेवी मेटल्स उसके अंदर में कूट कूट के भरे हुए रहते हैं। 8वां पॉइंट है चिंता और मोटर न्यूरॉन रोग, ठीक है, जिसको MND के नाम से जाना जाता है। ये भी एक कारण बनता है स्पिरुलिना का। जंगली स्रोतों यानी स्पिरुलिना के, देखिए पहले 3 पॉइंट तो हमको भी बताना है, लेकिन इसके बाद के जितने भी पॉइंट्स है, किडनी तक के जो पॉइंट्स है, किडनी भी हमको नहीं देना है, लेकिन उसके बाद के पॉइंट जो भी है ना वो स्पिरुलिना के क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। जंगली स्रोत जैसे झीलें, जितनी भी झील्स होती है, तालाब होते हैं, अटे पटे समुद्र से काटे गए स्पिरुलिना में जहरीले उपभेद होते, टॉक्सिन्स होते। इस तरह के स्पिरुलिना समान दिखने वाले नीले और नीला या हरा शैवाल जो होता है उसमें बी मेथिलोमिनो, एक एल-एल्पिन और BAMAA जैसे न्यूरोटॉक्सिक रसायनों का उत्पादन करते। ये जो है बाकी शैवाल जो होते, जंगली शैवाल हम बोले ना, एक तरह का न्यूरोटॉक्सिक रसायन का उत्पादन करते। इसके अंदर में टॉक्सिन्स बहुत प्रमाण में होते जो मोटर न्यूरॉन रोग, अमियोट्रोफिक पार्श्वा स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, चिंता जैसे न्यूरो डिजनरेटिव विकार पैदा कर सकते और हमारी रातों की नींद भी हराम कर सकते, यानी अनिद्रा का हम शिकार हो सकते। इसीलिए ऐसे वाले जो मार्केट के जो आते हैं, जिनको हम वेरीफाइड नहीं कर सकते, उन स्पिरुलिना से हमको बचना चाहिए। 9वां पॉइंट है रिस्क ऑफ फॉर प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमन, गर्भवती यानी नर्सिंग महिलाओं में इसके परिणाम अभी तक कोई देखे नहीं गए, मालूम नहीं है। इसीलिए गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाओं ने इसको लेने से बचना चाहिए, या लेते हैं तो डॉक्टर के परामर्श के बगैर स्पिरुलिना को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये था हमारा 9वां पॉइंट। तो ये 9 तरह की रिस्क है। इसके 3 रिस्क जो है मेन, जो है 3 वाली जो बताया मैंने आपको, ये हमको भी अवॉइड करना है हमारे स्पिरुलिना के अंदर में। और बची हुई जितने भी पॉइंट्स है वो सब क्वालिटी से बात करते हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी है उनमें वो प्रॉब्लम दिखाई नहीं देते। तो हमारी क्वालिटी 100% प्योर और ऑर्गेनिक स्पिरुलिना रहने वाला है, और हर एक लॉट का टेस्ट होता है। इसके कारण हमारे स्पिरुलिना के अंदर में हेवी टॉक्सिन्स, जो भी हेवी मेटल्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो नहीं मिलते, नहीं रहते, ठीक है। हालांकि स्पिरुलिना जैसा हरा नीला शैवाल हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका सेवन सही मात्रा में करना चाहिए। न केवल खुराक बल्कि जिस स्रोत से आप इसको ले रहे वो भी स्वास्थ्य पर अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो जो जहां से हम ले रहे स्पिरुलिना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पिरुलिना के जो साइड इफेक्ट्स है, उसके अलावा हम स्पिरुलिना कौन से कंपनी का खरीद रहे, उस कंपनी का क्या मार्केट के अंदर में प्रेजेंस कितना है, उसकी यानी मार्केट के अंदर में रेपो कितना है, उस मार्केट कितनी सच्चाई है उस कंपनी में, इस सब पे निर्भर करता है स्पिरुलिना का प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पर। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इज स्पिरुलिना सेफ टू टेक एवरीडे? Yes, it is safe to take spirulina every day. However, 5 to 8 gram is considered to be safe daily doses. दूसरा क्वेश्चन है, can spirulina causes liver damage? Consuming spirulina is limited amount may not cause any liver damage. However, if consumed in high amount, it may be negatively affect on your liver health. ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स अ डे शुड यू टेक स्पिरुलिना? Spirulina can be taken 2 to 3 times a day. However, the overall dosage should be not exceed 8 ग्राम, यानी 8 ग्राम के ऊपर हमारा डोज नहीं जाना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, डज स्पिरुलिना मेक यू पूप की समस्या होती है ना, लैट्रिन की समस्या हो सकती है? हाँ, हो सकती है। स्पिरुलिना हैज
क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज, स्पिरुलिना के अंदर में क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज होती है दैट कैन इफेक्टिवली रिमूव एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कोलन, दस इट मे मेक यू पुप। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है, कैन स्पिरुलिना मेक यू पुट ऑन वेट, यानी आपका वजन बढ़ा सकता है क्या स्पिरुलिना? ठीक है, नो, स्पिरुलिना डज नॉट कॉज वेट गेन एज इट इज वेरी लो इन कैलोरीज। A tablespoon of dried spirulina has only 20 कैलोरीज, जिसके कारण वजन बढ़ने की आशंका है या शंका है मन में लाइए मत, ये वजन नहीं बढ़ाएगा, उल्टा कम करने में मदद करता है स्पिरुलिना। ठीक है, तो आज का वीडियो हमने देखे, और ये वीडियो हमने इसलिए देखे कि हमको कब कब नहीं लेना चाहिए स्पिरुलिना और कौन सा स्पिरुलिना कंज्यूम करना चाहिए, ये जानना जरूरी है। हमारा जो स्पिरुलिना आने वाला है सिर्फ 700 रुपये का रहेगा और 100% ऑर्गेनिक स्पिरुलिना रहेगा। इस रेट में इस क्वालिटी का स्पिरुलिना आपको कहीं मिल ही नहीं सकता, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है, और मेरे को नहीं मालूम मार्केट के कौन से स्पिरुलिना जो आते हैं उसके अंदर कंटेमिनेटेड है या नहीं है, मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसको, तो मैं नहीं जानता कि कौन सा कंटेमिनेटेड है और कौन सा नहीं है, लेकिन मैं मेरे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में 100% आपको जानकारी दे सकता हूँ। मेरे कंपनी का प्रोडक्ट 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है, कंटेमिनेशन नाम का कोई भी चीज़ आपको इस स्पिरुलिना के अंदर मिलने वाला नहीं है, इसीलिए आपको हेल्थ पे बेनिफिट ही करने वाला है। ठीक है, तो मोटे मोटे 2-3 पॉइंट है जहां हमारा स्पिरुलिना हमको भी नहीं देना है। पहला है जिनको प्रोटीन पचता नहीं है, जिनको किडनी की समस्या है और जिनको हम बात करें ऑटो इम्यून डिजीज है, उनको हमको स्पिरुलिना नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर में एक बार आप डॉक्टर से कंसर्न करके दे सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से हमको अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ऑटो इम्यून डिजीज, किडनी का प्रॉब्लम और जिनको पचता नहीं है प्रोटीन उनको। ठीक है, बाकी सब जगह हमारा स्पिरुलिना चलता है। हाँ, एक और जगह है कि जहाँ अंगरोपण हुआ है, कहीं बाहर से उसके शरीर के अंदर में कोई दूसरा अंग डाला हुआ है, उसको भी हमको नहीं देना है स्पिरुलिना, क्योंकि उसके उल्टे प्रभाव उसके शरीर पे हो सकते हैं। तो स्पिरुलिना के क्या महत्व है, क्यों नहीं देना चाहिए, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। और एटोमिका स्पिरुलिना क्यों लेना चाहिए, इसका भी मेन कारण आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत से पॉइंट ऐसे आए कि कंटेमिनेशन वाला जो स्पिरुलिना है वो देने से क्या हो सकता है, इसलिए हमको कंटेमिनेशन फ्री वाला स्पिरुलिना ही लोगों को देना चाहिए। इसलिए आज ही एटोमिका स्पिरुलिना बुक कीजिए या ऑर्डर करने के लिए फ़ोन कीजिए। मेरा नंबर है 9325398926। साथ ही साथ अगर आपको हीमोहिम चाहिए तो हीमोहिम के लिए मुझे फ़ोन कीजिएगा। हीमोहिम के बहुत सारे वीडियोज़ है, वो वीडियोज़ आपको देखने से पता चल जाएगा हीमोहिम किस किस बीमारी पे दवाई के साथ लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए हीमोहिम को। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।